So this morning we are going to continue the discussion on hematology, where previously we have gone through a preliminary part of the discussion. That is, last class, if I remember, we have gone through the liquid part. That is what plasma made up of, composed and functionally play a pivotal role for the blood volume to be maintained. And rest, the significant aspect of the discussion was about the different blood proteins, especially those 5 types. But thereafter, we have begun and continued with corpuscles. Corpuscles, rather 3 types, where we have experienced one of the fundamental corpuscle, which is an intermittent in figure around 1.5 lakhs to 4 lakh per millimeter cube of blood, and thereby imparting a significant role if a person experiences any internal and external injury. So those blood platelets, they participate and lead one type of immune response. That immune response characteristically one of the property of blood, until and unless uske jo proteins hai wo use up na ho jaye, that phenomena is called coagulation, blood ka coagulate hona. So last day we concluded that thrombocytes, cells which are involved and participating in thrombus formation, clot formation in the body, in case if there is an injury, to prevent blood loss. पहले तो blood loss होना ही अपने आप में lethal condition create कर सकता है. If a person doesn't exhibit such phenomena, will lead to lethality, जानलेवा हो सकता है वो शरीर के लिए. So that's way of body resistance. Finally, और खासकर जब इसी तरह की इंजुरीज बॉडी के सर्फेसेस पे होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब एंड डैमेज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो एक तरह से क्लॉट बनकर रीहीलिंग करते हुए सील अप करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, जिससे कि फर्दर बॉडी के वो टॉप प्लेयर्स एक्सपोज ना रह जाए बाहर इन्फेक्शन को एंटर देने के लिए. तो दैट्स वे ब्लड कोगुलेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. बाकी ब्लड क्लॉटिंग खुद होता क्या है वो ब्लड ग्रुप के बाद में मैं बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन करके चल रहा हूं. तो वहां देख लेंगे कि कैसे प्लेटलेट्स, जो 13 फैक्टर्स है उनमें से 3 फैक्टर तो ब्लड खुद पोजेस करता है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड कैल्शियम. लेकिन वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, वो तो बनाता ही है. रेस्ट 9 अदर सेकेंडरी फैक्टर्स जो कि कैसे प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद रहते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड इन व्हाट वे. देयर आर 2 पाथवेज, क्लासिकल एंड अल्टरनेट पाथवे. तो हम नेक्स्ट क्लास फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आज we will give a final touch to the discussion on hematology, blood composition, where we will begin. हालांकि जनरल बातें ल्यूकोसाइट्स पर हो चुकी थी कि what they are the non-pigmented, indeed they are non-pigmented and we could say nucleated corpuscles, है ना, blood cells, the only nucleated blood cells with non-pigmented condition imparting that white color called WBC. रेस्ट ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है. आज हालांकि मैं एक टेबल लिखवा दूंगा कि सारे रिस्पेक्टिव जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो कब बढ़ जाते हैं और किन कंडीशंस में घट जाते हैं, यानी ल्यूकोसाइटोसिस वर्सेस ल्यूकोसाइटोपिनिया. एनसीईआरटी में तो सिर्फ 2 के बारे में लिखा है, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स. वो भी बढ़ जाने का कारण क्या है, तो वो तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ही, लेकिन एक ऑल ओवर कंपैरिजन में आ गया तो आपको 5 के बारे में मोर ओवर पता रहना चाहिए, जिससे मैं एक बार आपको सामने वो बात भी रख पाऊंगा जब मैंने चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था. यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यूज ऑफ, बिकॉज दे हैव एन इम्यूनोसप्रेसिव नेचर. कैसा नेचर है उनका? खुद नेचुरल जो हमारे कॉर्टिसोल्स बनते हैं, कॉर्टिसोन, और किसी भी ऐसे दौरान जब ओवर एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव के CMIR, खासकर AMIR जब काम कर रहा होता है, थैंक्स टू वन ऑफ दोज कॉर्टिसोल्स, कि वो हमें इम्यूनो सप्रेशन देते हैं बाय एक्टिवेटिंग द TS सेल्स. कौन से सेल्स? टी सप्रेसर सेल्स. तो आज हमें ये पता है, तो कैसे टी सेल्स या फिर कह सकते हैं आप इम्यूनोसप्रेशन का वो जो उसका नेचर है ना, उसको आज हम एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर कि बॉडी में वो किस कंडीशन में बढ़ जाता है या घट जाता है. और घट गया तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत है, फिर हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस से वीक हो जाएंगे. तो उस तरह के जो अगर कुछ टेक्निकल ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में चेंजेस आके बन सकते हैं तो क्या है वो मैं आखिरी में कंक्लूड करूंगा. तो फाइनली मैंने आपके सामने कंप्लीट ब्लड पिक्चर रखा था, DLC एंड TLC.
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी 5 तरह के जो WBC है इंडिविजुअली उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो फिगर इसलिए बस बता दिया जाता है जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि कौन सबसे मैक्सिमम है और कौन कौन से सबसे मिनिमम है। सबको आ रहा है समझ में? तो वहां तक मैंने आज लास्ट क्लास कंप्लीट किया था और एक टेबल बना के गया था। टेबल को तो आप वैसे ही रहने दीजिएगा, अभी उसको हम पुटअप करेंगे, लेकिन पहले ल्यूकोसाइट्स, फर्स्ट कैटेगरी ग्रैनुलोसाइट्स। किन WBC को हम ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, बस दिस इज द स्टेटमेंट यू मस्ट, कि उनमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं दे आर सिंपली ग्रुप ऑफ लाइसोसोम्स कंटेनिंग वेरियस एक्टिव एंजाइम्स। इन सारे ग्रैनुलोसाइट्स के जो मदर सेल है, देयर मदर सेल इन बोन मैरो is myeloblast. Myeloblast. It give rise to 3 granulocytes having some basic staining property. The mother cell in bone marrow जहां ये बनते हैं और रेगुलरली सर्कुलेशन का हिस्सा बनते हैं, द मदर सेल ऑफ ऑल दोस ग्रैनुलोसाइट्स 3 टाइप्स आर माइलोब्लास्ट और हैविंग सम बेसिक स्टेनिंग प्रॉपर्टी. Accordingly, they are neutrophils, basophils, ठीक है ना, stained by neutral dye, stained by एसिडिक डाई. सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे बॉडी सेल्स है उनको ये जो नाम दिए गए उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एंड स्टेन्ड बाय बेसिक डाई. Neutrophils, acidophils, basophils. देखिए किसी भी बुकलेट में इनके कंटेंट्स तो आपको मिल जाएंगे लिखे हुए और बहुत ज्यादा, लेकिन क्लास में ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके मेन टू द पॉइंट चीजें मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, आई ऑलवेज क्लेम कि कुछ टॉपिक्स को आपको खुद डिसाइड कर लेना है वाइल योर प्रिपरेशन, की वन शॉट प्रिपरेशन है, आज के बाद दोबारा ये सब और ना देखना पड़े, पढ़ते से सब रिकॉग्नाइज और याद आ जाना चाहिए. कुछ चीजों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा हर चैप्टर में, जैसे एक्सक्रीशन पूरा चैप्टर का सेंटर जोन टॉपिक है, काउंटर करंट सिस्टम, वो रिवाइज कर लिया और तुम्हें खुद एसेस हो जाएगा कि हाँ मुझे क्लियर है, यानी तुम्हें बाकी चैप्टर भी पता है फिर, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर वेरी मच क्लियर. जैसे ही आप मस्कुलर सिस्टम उठाते हैं, क्रॉस ब्रिज साइकिल पढ़ते हैं या सार्कोमियर का पूरा जो सेटअप क्या है वो आपको याद है, यानी पूरा चैप्टर याद होना चाहिए. दैट्स अ वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट. केमिकल कोऑर्डिनेशन को 3 हिस्सों में बांट के, हालांकि वो थोड़ा सा वैसा नहीं है कि कोई एक हिस्सा पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर याद आ जाए, क्योंकि उसका नेचर ही अलग है तो बहुत इजी, बट द मेंटल हिच ऑफ दैट चैप्टर इज सो मेनी ग्लैंड्स, each gland having those respective hormones, and hormones have that nature of either more in working or less, and thereby rendering the body to left out with some either disorders. तो करीब 14 बीमारी अगर आप लिस्ट करोगे, एनसीईआरटी में 14 डिजीजेस हैं, मैंने आपको टोटल 17-18 डिजीजेस पढ़ा दिए, बस है ना. उसी के इर्द गिर्द, क्योंकि एटमोस्ट उसमें से 3 क्वेश्चन आने उस चैप्टर से, मसल से 1 क्वेश्चन आना है, स्केलेटन 2 क्वेश्चन, मूवमेंट लोकोमोशन से, एक्सक्रीशन से 2 क्वेश्चन आने, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आने, वो भी कौन सा वाइड वैरायटी
मैंने आपके सामने सिनॉप्सिस लिखी दिया है, क्योंकि हम ना केवल 11th पोर्शन पढ़ रहे हैं, हमें 12th पोर्शन भी कवर करना है। तो अभी तक चैप्टर के शुरू में जो आप जिस तरह से पढ़ रहे थे वो एक टेक्सोनॉमिक प्रिपरेशन था। एक्चुअल चैप्टर तो पिछले क्लास स्टार्ट हुआ जब हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ना चालू किया। व्हाट इज ब्लड, प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स पे है अभी फिलहाल। ये भी इस चैप्टर का कंटेंट नहीं चल रहा है, ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, याद आता है चैप्टर स्ट्रक्चर। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वन ऑफ द लिक्विड, दो तरह के लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ब्लड अभी पढ़ ले रहे हैं। जिस दिन लिम्फ पढ़ेंगे ये सब कुछ फिर से रिवाइज हो जाएगा विद कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि लिम्फ के पास यही सारी चीजें और बेहतर है ब्लड से, और ब्लड के पास क्या बेहतर है, प्रोटीन्स और कुछ ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स जो कि लिम्फ के पास नहीं है। तो जिस बात को मैंने पहले ही आपके सामने प्रिडिक्ट कर दिया था बाय फ्लो चार्ट, तो पढ़ते दौरान गौर तो करो कि ठीक है ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये जो तीन आए हैं, अब इनके बारे में इंडिविजुअल क्या क्वेश्चन बनने जा रहा है। और आज का क्लास बहुत सिग्निफिकेंट है, मैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी आज कवर करा दूंगा। आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी रिवाइज हो जाएगा आगे कनेक्टिविटी में, प्लस पढ़ते पढ़ते हीमोग्लोबिन की पूरी केमिकल स्ट्रक्चर, और जैसे हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर पहुंचता है तो क्लोरोफिल, लेग हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। कुछ आया समझ में? तीनों के तीनों ऑक्सीजन से रिलेटेड है, लेकिन सबका एम अलग अलग है। सबको क्वेश्चन आ रहा है समझ में? और जब इतना पढ़ लोगे तो हीमोग्लोबिन को बनाने में विटामिन इन्वॉल्व है, तो एनीमिया की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? अचानक एनीमिया आपके सामने 5 तरह के एनीमिया आ जाएंगे, न्यूट्रिशनल, मेगालोब्लास्टिक, परनेशियस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया। अरे आ रहा है समझ में? तो आज के क्लास में बिल्कुल आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अलग तरह से होना चाहिए। बिल्कुल एक दिन चलता है ट्रेडिशनल पढ़ने का, एक तरीका होता है, एक होता है ट्रेडिशनल पढ़ते जाना, और एक दिन आता है एप्लीकेशन। फिर जितना पढ़ा वो सब अप्लाई करने वाली दिन आ जाता है। तो आज का क्लास वही है, इसलिए थोड़ा बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। कैजुअली तो दिख रहा है कि वी आर स्टिल मूविंग विद वन टाइप ऑफ कॉर्पसल्स एंड दैट इज डब्ल्यूबीसी। क्यों डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी और वो एक कॉर्पसल क्यों है, ये तो फंडामेंटली शुरू में बता दिया गया। ऑल द सेल्स मॉडिफाइड देमसेल्व्स, नो मोर रिमेन यूकैरियोटिक। सब डिसओबे करते हैं सेल थ्योरी को अलग अलग तरीके से। खुद डब्ल्यूबीसी प्रूव हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि हाउ दे आर, सिंस दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड हैं दे, बट स्टिल दे डिसओबे। क्या कारण है? तो चलिए वो तो उनके फंक्शंस और रोल बॉडी के लिए क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्टअप देना चाहूंगा न्यूट्रोफिल्स के साथ, है ना। देखिए, ऑल्सो कॉल्ड पीएमएनएल सेल्स। हालांकि तीनों के लिए वर्ड है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है विच सेल इज मोर परफेक्टली नोन एज पीएमएनएल सेल, ये जो वर्ड है न्यूट्रोफिल्स के लिए, व्हाट डज इट मीन? पॉली मॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, डिफरेंशियल शेप का न्यूक्लियस इसमें पाया जाना। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी टाइप, है ना। phagocytic cell of the blood, also called macrophages, also called macrophages, मतलब छोटे साइज के phagocytic cells। they recognizes the bacteria and other antigens to eat up। यानी नॉन स्पेसिफिक सेलुलर बैरियर, नॉन स्पेसिफिक सेलुलर बैरियर देते हैं बॉडी को।
मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, ब्रैकेट में या आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द साइज इज अराउंड 5 to 7 माइक्रोमीटर। हालांकि इन सबका साइज इसी रेंज में है, 6 to 7, 5 to 7 के बीच सबका। इनको पीएमएनएन सेल्स कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी टाइप यही है पूरे बॉडी में, इन द ब्लड स्पेशली। फैगोसाइटिक्स नेचर है इनमें, माइक्रोफेजेस इनको कहते हैं, एंड दे रिकॉग्नाइजेस, उनका नेचर क्या है, स्पेशली द बैक्टीरिया एंड अदर सच एंटीजेंस, उनके प्रोडक्ट, तो उनको ईट अप कर जाना, और ऐसा करते हुए वो एक नॉन स्पेसिफिक मतलब नथिंग स्पेशल, एज अ स्पीसीज हमने सब बर्थ लिया है, तो हमें बाई बर्थ इननेट इम्यूनिटी के फॉर्म में ये मौजूद होगा ही, और ब्लड में रहते हुए सेलुलर बैरियर देता है। मल्टीलोब न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द सेल इज समथिंग अराउंड 5 to 7 माइक्रोमीटर। इतना लिख लिया सबने? मैं ऊपर के 2 पॉइंट्स बिटा रहा हूं। ठीक है, ये रहा न्यूट्रोफिल। लेकिन अब इस प्रेजेंटेशन में गौर करें, मल्टीलोब्ड और दिख रहा है साइज 5 to 7 माइक्रोमीटर, लेकिन व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज, ये जो अलग से एक ड्रम स्टिक जैसा, नाउ दैट्स द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट। ड्रम स्टिक स्ट्रक्चर, it is basically recognized as bar body as, तो यहां से क्वेश्चन डेविएट करता है, अप्लाई हो जाता है जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स में जाता है। लिख लिया सबने यहां तक? नोट डाउन करें। Size is around 5 to 7 micrometer. सबने लिख लिया है? Now, bar body is a sex chromatin, is a characteristic of only
मेमेलियन फीमेल बॉडी सेल्स। एक तो पूरे एनिमल किंगडम में मैमल्स में भी जो फीमेल बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स, फीमेल बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स, उनमें ही पाया जाएगा। खुद बार बॉडी क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमैटिन, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक ऐसा, है ना, वाइंडेड, बंधा हुआ हिस्सा जो कि हमेशा हेट्रोपिक्नोटाइज, जेनेटिकली इनर्ट रहता है। इट नेवर अनवाइंड, कभी अनवाइंड नहीं होता फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है सिर्फ फीमेल बॉडी के सेल्स में ही मैमल्स में पाया जाता है इन एनिमल किंगडम, और इसका प्रेजेंस सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकता है। तो व्हाट इज द नोट इन फोरेंसिक साइंस? Blood sample of a particular gender is determined by presence of drumstick in neutrophils। मतलब इस स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि दूसरा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ब्लड सैंपल मेल का था कि फीमेल है ना, एक क्राइम साइट एरिया जहां से अंडर सर्टेन सस्पिशियस कंडीशन द सैंपल हैज बीन कलेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुएवर द विक्टिम, जिसके साथ कुछ भी वो हादसा हुआ होगा और अननोन है, देयर हैज बीन नो फिजिकल विटनेस ऑफ द क्राइम, बट गिवन एरिया से सैंपल मिला है, तो जरूर कुछ वहां पर असॉल्ट हुआ होगा, फिजिकल असॉल्ट हुआ होगा। तो उसमें कौन विक्टिम रहा होगा, मेल, वो तो बाद में केस सॉल्व होगा, लेकिन गिवन ब्लड इज ऑफ ह्यूमन ऑल्सो और नॉट। पता चला बिल्ली कूद के चलेगा, उसको चोट लग गई और यहाँ खून खून चिल्ला रहे हैं। तो केस को आगे बढ़ाने के लिए पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि ब्लड इंसान का है कि किसी और एनिमल का, तो वो प्रोटीन से पता चल जाता है। फिर इंसान में भी मेल का ब्लड था कि फीमेल का, तो जो हुएवर द विक्टिम हु हैज बीन एक्चुअली असॉल्टेड, ब्लड मेल का था कि फीमेल, वो कैसे पता चल जाएगा? सबको आया बात समझ में? तो इट्स ऑफ फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस। तो न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल ब्लड विल हैव दिस अपीयरेंस। बाकी मेल्स में ऐसा मल्टीलोब स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ड्रम स्टिक नहीं होगा। व्हाट इज दैट? सिंपली बार बॉडी विच इज अ सेक्स क्रोमैटिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली मैमेलियन फीमेल बॉडी सेल्स। रेस्ट डिफरेंट स्ट्रोक में इसी से एक क्वेश्चन कवर होता है, लायंस हाइपोथेसिस, which says number of bar body in a female is x is equal to n minus 1, where x is equal to number of bar body, n is number of total x chromosomes, and if it is so, then for with a normal female with karyotype, x is equal to 2 minus 1, a normal genetically female या karyotype of a genetically normal female will have one bar body, one in each body cell। शरीर से कोई भी बॉडी सेल, सोमैटिक लिविंग सेल निकालेंगे, एक नॉर्मल फीमेल में कैरियोटाइप में जेनेटिकली अगर वो नॉर्मल है, तो द नंबर ऑफ बार बॉडी शुड बी 1, एंड एनीथिंग टर्नर सिंड्रोम,
नंबर ऑफ बार बॉडी यानी एक्स बॉडी 0 1, ठीक है। सुपर फीमेल, so point to be noted, but the gender is फीमेल। फीमेल है फिर भी बार बॉडी नहीं है, मेल होकर भी बार बॉडी मौजूद है, एंड दिस इज एन इंटरसेक्स कंडीशन, है ना, स्टेराइल इंटरसेक्स कंडीशन, जहां अगेन एबनॉर्मलिटी। सबको आया समझ में? सबको आ रहा है समझ में? तो ये एक अलग एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने डिफरेंट स्ट्रोक में यहां कवर किया, बट द क्वेश्चन अराइज्ड विद अ लिंक ऑल व्हाइल डिस्कसिंग ड्रम स्टिक। व्हाट इज दैट ड्रम स्टिक अपीयरेंस इन न्यूट्रोफिल? Rest neutrophil being a WBC, the maximum form of WBC in blood, having a phagocytic nature, having a, and moreover imparting that cellular non-specific barrier to the body to impart immunity, है ना, टू फाइट अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल, मतलब उसका काम है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना, बैक्टीरिया का पीछा करके डायबिटीज सभी करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट आते हैं एसिडोफिल्स पे। So acidophils, also known as eosinophils, and they impart immunity as follows। मतलब उनका रोल क्या है बॉडी में? when they get active and increase in number little bit more than normal, उनके जो especially when the body is parasite, तो बैक्टीरिया भी था, बट हेयर स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है पैरासिटिक इंफेक्शन कौन से कंडीशन में? हेलमिंथिक इंफेक्शंस, स्पेशली जो है वर्म इंफेक्शंस, मतलब चाहे प्लेटी हेलमिन्स हो चाहे एस्केलमिन्स हो, हेलमिंथिक इंफेक्शंस, एंड दे इंक्रीज इन नंबर टू गिव एंटी एलर्जिक स्टेट टू द बॉडी। एलर्जी लिख सकता था मैंने, साथ में मैंने एंटी एलर्जी लिखा है, क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस एंटी हिस्टामिन्स। क्या बनाते हैं? क्योंकि बॉडी में एलर्जी एक्चुअली हाइपर स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जरूरत है, इन्फ्लेमेशन जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? इम्यून डिसऑर्डर, एंड सच इम्यून डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। तो एलर्जी को रोकना, उसके खिलाफ ओवर एक्साइटेड, ओवर हेलमिंग ना हो जाए, शरीर की बर्दाश्त ही ना कर पाए, ऐसे स्टेट में पहुंचने ना देना, और ऐसे करके शरीर को किसी बड़े नुकसान से बचा लेना, ये इनका नेचर है। इओसिनो, द ऑल ओवर कंडीशन इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। तो मेडिकली क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आ रहा हूं लैंग्वेज पे, पहले सबको इतना याद हो गया है। eosinophils, they impart immunity to the body as follows, that is they increase, they get active in number
बाय पैरासिटिक इन्फेक्शन आइदर, एंटी एलर्जिक स्टेट बॉडी को देने के लिए एंटी हिस्टामिन बनाकर, एंड ऑटो इम्यूनिटी यानी इम्यूनो सप्रेसिव क्या रोल प्ले करते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव, इसको टेक्निकली बोलने का और एक तरीका है, यानी इम्यून टॉलरेंस देना। क्या देना? ओवर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। जब स्पेशली एंटीबॉडी बी सेल्स काम करते हैं, तो जो एंटीबॉडीज बॉडी में घूम रहे हैं वो हमारे ही बॉडी के सेल्स को नुकसान ना पहुंचा दे, उसके लिए भी ये एक नजर बनाए रखते हैं। दे कीप अ विजिलेंस एंड पेट्रोलिंग, दैट्स अ नेचर। ये सब आपको इम्यूनिटी पढ़ाते हुए पूरा मैकेनिज्म बताएंगे। यहां तो वर्बली वही बात है, क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज की व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एसिडोफिल्स, ऑल द अबव। दे ऑफर इम्यूनो टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की एबिलिटी। बर्दाश्त कर गए तो हमें ऑटो इम्यूनिटी बीमारी नहीं होगा, और नहीं कर पाए तो हो जाएगा। सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? मैं टर्म्स कैसे लिख रहा हूं और एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, थोड़ा ये गौर करें। कभी कभी उल्टा ये नहीं कि तुम पढ़ते पढ़ते सेल्फ स्टडी में इट इंड्यूस ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभी होता है ना, सर आपने तो लिखवाया ये देखिए, है ना, मतलब फिर मुझे ही पकड़ के, है ना। ऐसा नहीं, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब कंडीशंस देखिए, इन्फेक्शन हुआ उसके खिलाफ काम करना बढ़कर, क्योंकि लिखवाया ना, दे इम्पार्ट इम्यूनिटी एज फॉलोस। किन किन कंडीशंस में? शरीर में एलर्जी, मैं पहले एलर्जी लिख रहा था, फिर मैंने एंटी एलर्जी लिख दिया। एलर्जी तो कौन कराता है? ये एनसीईआरटी में बस इतना से ही डिस्कस्ड है, मैं तो उतनी बात बता के भी आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, कल अब सबके बारे में मैं एक्चुअली, मेरा प्लानिंग क्या है कि मान के चलिए, इफ यू गो थ्रू द 5 to 6 years क्वेश्चन पैटर्न, हमेशा की तरह मेरा कहना है, आप तो हर टॉपिक्स हर चैप्टर में ऐसे खुद घर पे बैठ के व्हाइट पेज लेके रिवीजन, रोज रोज थोड़ी ये कंटेंट्स पढ़ोगे। ये तो एक बार समझ लिया क्लास में ऐसा है, ये है, बस याद रहना चाहिए। अब बस एक्स वाई जेड कौन है, गिवन आर ग्रैनुलोसाइट्स एक्स वाई जेड, रिकॉग्नाइज एक्स वाई जेड, क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ फंक्शन लिखा है, इसके बारे में लिखा है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन किसके बारे में है? इफ द गिवन टेबुलेट पैटर्न, है ना, रिजेंबल्स 3 ग्रैनुलोसाइट्स। सबको आया समझ में? तो वो अब यहाँ प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, न्यूट्रोफिल्स का, बेसोफिल्स का, एसिडोफिल्स का, बेसोफिल्स का, सबको आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन आना है, हिस्टोलॉजी ह्यूमन ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, आ गया। अब तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन मानो या मैं बार बार हिस्टोलॉजी का नाम ले रहा हूं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते हुए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंडीशन, बट अल्टीमेटली एक ही इंसान को तीनों चीजें नहीं होंगे, अलग अलग लोगों को इयोसिनो, मतलब मेडिकली द कंडीशन इज कॉल्ड इंक्रीज इन इयोसिनोफिल नंबर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इयोसिनोफिलिया। तो ये तो फिर डॉक्टर को फिर क्या है, क्रॉस डायग्नोसिस करना पड़ेगा। और भी चीजें हैं ना, कि अब 6 महीने का बच्चा है और उसका सीबीपी रिपोर्ट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर रिपोर्ट में यूसिनोफिलिया आ रहा, बढ़ा हुआ, तो हो सकता है वर्म इन्फेक्शंस, तो डीवर्मिंग दवाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि बाकी सब देख लिया ना, कि और दूसरी चीजें, बोले सर एलर्जी भी तो हो सकता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स और आते हैं स्किन पे। मेरी बात आ रही समझ में? रेडिश पैचेस आ रहे हो, स्मॉल पॉस्ट्यूल्स आ रहे हो, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन व्हाट, वेट, स्लाइवेशन इन सच अ चाइल्ड ऑफ दैट एज, यस और नो? तो वो सब ये होता है एक ऑल ओवर डायग्नोसिस। मैं तो एक ऑर्थोडॉक्स थ्योरेटिकल कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, वन ऑफ दैट। बोले किसी बड़े आदमी में क्यों? क्योंकि दिख रहे हैं कुछ फिजिकल सिम्टम्स ऑफ इचिंग एंड अदर, जो भी है, किसी को जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो, तो ब्लड रिपोर्ट में आईजीई और क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी आईजीई भी बढ़ा हुआ, क्योंकि वो एक एकमात्र एंटीबॉडी है जब बॉडी एलर्जी से गुजरता है तभी उसका लेवल बढ़ता है। सबको आया समझ में? तो वो क्रॉस एग्जामिन हो गया कि आईजीई भी बढ़ा हुआ है, और बेसोफिल्स का नंबर, किसका नंबर, और कुछ समय बाद देख रहे हैं इयोसिनोफिल भी बढ़ रहा है। तो इयोसिनोफिलिया विथ इंक्रीज इन बेसोफिल नंबर इज अ साइन ऑफ एलर्जी, तब वो ट्रीटमेंट होगा। आया सबको समझ में? एंड सेम विद द केस ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, ऑटो इम्यूनिटी। तो तीनों ही कंडीशन में इयोसिनोफिलिया, बस यही क्वेश्चन इस पे बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट बेसोफिल्स पर। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट, मोबाइल मास्ट सेल्स ऑफ ब्लड। इनको क्या कह रहा हूं मैं? मोबाइल
क्योंकि सारे के सारे WBC डायबिटिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जब ब्लड वेजल से लीक आउट होकर एमीबॉइड मूवमेंट से आसपास के किसी टिश्यू मैट्रिक्स में जाके, है ना, सेटल डाउन हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, दे लूज देयर मोबिलिटी, दे बिकम इमोबाइल। तो बैसोफिल्स जब ब्लड से निकल के आसपास के किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में पहुंच जाते हैं, तब उनको कहते हैं मास्ट सेल्स। क्या कहते हैं? यानी इमोबाइल बैसोफिल्स। वहां क्या बोलेंगे? तो यहां मैंने क्या बोला? क्योंकि वहां रहकर भी वो वही करेगा जो ब्लड में रह के इसका फंक्शन है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, basophils on their staining property named as basophils, but rather mobile mast cells of blood imparts the immune role by inducing inflammation, है ना, inflammation, characterized by four things: tumor, sorry, not tumor, dollar, है ना, यानी इसके वजह से इस गिवन एरिया में सूजन आना, स्वेलिंग, डॉलर, कैलर, कैलर मतलब हीट, कैलर मतलब हीट, रूमर, रूमर मतलब रेडनेस, रूमर मतलब, एंड फाइनली इचिंग। These are the four characteristics of inflammation. It's a short immune response at the surface level या within the body to prevent from major damage in near future. किसी भी तरह की फिजिकल केमिकल इंजुरी शरीर को लगे, इंसेक्ट बाइट या कट लग जाए या कुछ भी ऐसा होता है ना, कहीं लग के टकरा गया, चोट लग गया, जब टकराते तब तो पता नहीं चलता, 2 घंटे बाद जब वहां सूजन होकर नीला पड़ जाता है, फिर 3 दिन तक ऐसे ऐसे चलते रहते हैं जब तक ठीक ना हो, और ध्यान रखते हैं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, अरे यस और नो, अरे यस और नो, ठीक है। और वो कभी कभी हो ही जाता है कि हेलो पड़ गया मुक्का, यहाँ मूवीज में देखा होगा आपने। तो व्हाट इज दैट? इन्फ्लेमेशन। दैट इज क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन उसने उस प्रेशर, उस इंजुरी को, फिजिकल इंजुरी के ऊपर ऊपर ही झेल लिया, वो अंदर तक ट्रांसमिट हो जाता, तो हो सकता था इंटरनल कोई डैमेज हो जाए। तो किसी इंसेक्ट बाइट, पॉइजन, टॉक्सिन, है ना, मधुमक्खी और ततैया जब काटता है, प्यार जता देता है, तो आप जानते हो, अरे यस और नो। तो अच्छी बात है ना, सरफेस वहीं के वहीं सूजन, और पता चला वो अंदर तक गया, बुखार आके पड़ गया, और इवन इट में टर्न आउट लीथल। 50 मधुमक्खियों ने एक साथ अपना प्यार जता दिया, तो फिर सीधा ऊपर जाके मुलाकात होगा। कुछ आया समझ में? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओवर मतलब इन्फ्लेमेशन ओवरहेलमिंग टाइप से हो जाएगा। तो नेचर ने ये सिस्टम बनाया है टू प्रिवेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। लेकिन किसी का शरीर अगर ना बर्दाश्त कर पाए, तब वो एलर्जी में टर्न आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पूरे इवेंट के लिए एकमात्र प्रोडक्ट ऑफ बैसोफिल्स, हिस्टामिन। कौन जिम्मेदार है? वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास्ट सेल्स। रेस्ट इसके अलावा, ये मैं अब यहां पर रब कर दे रहा हूं, राइट? ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब हम ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, बट ब्लड कोआगुलेशन में हिस्टामिन ही वो टिश्यू फैक्टर है। एनसीईआरटी में देखना, एक लाइन लिखा हुआ है कि जहां डैमेज होता है आसपास के टिश्यूज, आसपास के टिश्यूज मतलब कौन? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में कौन? ब्लड तो है ही, लेकिन ब्लड खुद वहां वेसल डैमेज हुआ वो तो काम करेगा ही, लेकिन आसपास के टिश्यू रिलीजेस अ फैक्टर, उसने नाम नहीं बताया, बस यही आपका काम है कि उसको याद रखना, दैट इज हिस्टामिन। कि वो वहां पर डायलेशन करता है, वही मैं भी लिखवा रहा हूं, हेपारिन, सेरोटोनिन, और फिर से यहां मैं क्या लिख रहा हूं? हिस्टामिन। तो नथिंग न्यू, दैट व्हाट वी हैव डन अर्लियर द होमवर्क। When I started with the characteristic of blood, मुझे यहां तक याद आता है, मैंने ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये 3 टर्म्स का आपस में रिलेशन समझाया था।
So ultimately, moving blood characteristically, which when it circulates throughout the body by means of the pipeline system, it moves with some pressure. That pressure is a parameter of the body. कब कितना कहाँ होना चाहिए, अंडर व्हाट सिचुएशन, कम ज्यादा, इट नीड्स एन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कंट्रोल. इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कंट्रोल कौन? ब्लड के पास खुद, उनमें मौजूद वैसोफिल्स जो कि ये दो चीजें बनाते हैं. एक है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. क्या है? तो मैं क्या कह रहा हूं, एक ह्यूमन एरर की जो मैं हमेशा बात करता हूं, अक्सर क्या है, पता तो है, लॉजिकली सब क्लियर है, लेकिन भूल गए कि कौन कॉन्स्ट्रिक्टर और कौन डायल. तो आप एक तरफा तो याद रखो. मैं हमेशा कहता हूं ना, इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है. आप जहां एंटागोनिस्टिक सिचुएशन हो, आप कोई भी एक याद रखो, तो दूसरा बस ऑपोजिट है उसका. वैसो डायलेटर. हिस्टामिन का क्या काम है? वो आसपास के टिश्यूज और सब सिक्रीशन फ्लूइड को, सूजन क्यों आ जाता है? क्योंकि तुरंत ब्लड फ्लो बढ़ा देना. ब्लड फ्लो बढ़ा कैसे? स्पेस बढ़ा कर, डायलेट करके ब्लड और तेजी से वहां आए, सारे फैक्टर्स आ जाए फ्लूइड, इसलिए सूजन आता है. और जब ब्लड आएगा तो रेडनेस आएगा, गर्मी लाएगा उस जगह के अंदर, क्योंकि वही के वही वो, क्योंकि अंदर डिसिपेट ना हो जाए, वहीं के वहां सरफेस पे. और उस दौरान आपको थोड़ा सा जो पेन और सब कुछ होगा, यू हैव टू somehow face and encounter those problem for a while, लेकिन अगले कुछ दिन बाद वो अपने आप धीरे धीरे डिमिश हो जाएगा, थैंक्स टू द एसिडोफिल्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी हिस्टामिन. और अगर वो ना करे ओवर एक्सम, तो वो बढ़ता जाएगा, यानी फिर वो एलर्जी है. फिर वो जरा सा भी वो डिस्टर्बेंस हुआ, बॉडी ओवर रिएक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? ओवर रिएक्ट. तो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन और हेपेरिन एज यूजुअल हम जानते हैं नेचुरल एंटी कोआगुलेंट. बाकी इसके बारे में और इसके बारे में हम बात करेंगे टॉपिक कोआगुलेशन में. लेकिन आज हमें क्या पता चल गया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ these three products in the blood, that is basophils, and these are the ways to impart immunity to the body. तो आगे बढ़ने से पहले सबको समझ में आया ना? सिर्फ हमने एनसीईआरटी नहीं कवर किया, ब्लेंड करके क्या क्वेश्चन पैटर्न्स बन सकते हैं, साथ में आज आपने क्या सीखा, ये सबने लिख लिया था. Macrophages and macrophages. Neutrophils and monocytes. ये एक मैक्सिमम WBC टाइप है और ये एक लार्जेस्ट WBC है आउट ऑफ द 5. ठीक है, बट वन है ना, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस. बट बोथ हैव अ phagocytic nature to offer cellular barrier at second line of defense for the body. In blood, ये बॉडी के वॉन्डरिंग, now these are the terms used, wandering oblique soldier cells, इन्हीं को ही एक्चुअल कहा गया है ना. मतलब शरीर के प्रहरी हैं ये सोल्जर्स, दे आर मूविंग थ्रू आउट, पेट्रोलिंग करते रहते हैं 24 घंटे.
टू कीप अ विजिलेंस, चेक ऑन एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा शरीर में कहीं भी। बिटवीन द सेल्फ, हमारे सेल्फ सेल्स जो सिटीजन सेल्स हैं, बॉडी एज अ सोसाइटी एंड ईच सेल इज अ सिटीजन हैविंग देयर ओन इंटीग्रिटी, और वो रिकॉग्निशन सारे सेल्स को, यानी मैं नेक्स्ट क्लास जब ब्लड ग्रुप पढ़ना चालू करेंगे, मैं सबसे पहले एमएचसी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हालांकि एमएचसी क्या है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी बात मैं चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाते हुए याद आता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या बताते हुए, लेकिन मैंने वहां एमएचसी के बारे में कोई बात नहीं की थी। बस मैंने ये समझाया था कि whenever a successful transplant have to be conducted, a doctor begins a suitable search of a host on two things: टिश्यू टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग एमएचसी प्रोटीन की मैचिंग से की जाती है, एचएलए टाइप कौन सा टाइप? ह्यूमन ल्यू। वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। लेकिन खुद एमएचसी क्या है, कौन क्या बनाता है, ये अपने आप में क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है। जो सारे शरीर के सेल्स को कब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, बट पता चलेगा कि आरबीसी एकमात्र बॉडी का टिपिकल मेमेलियन सेल है जिसके पास एमएचसी नहीं होता। वो जिस शरीर का हिस्सा है उस शरीर से उसको आइडेंटिटी नहीं मिलती, एल्स उस खुद ही अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी बनाता है, एंड दैट व्हाट डिसाइड्स द जीन पूल विद ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि तीनों की बड़ी खासियत है ना, अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो फिलहाल अभी मैंने मोनोसाइट के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी अभी आपने न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस, कॉम्पिटिटिव विंडो, कि दोनों में कितना डिफरेंस है। एक ग्रैनुलोसाइट है, दूसरा एक ग्रैनुलोसाइट, मतलब अगर ध्यान से बैठ के आप देखें, एक बड़े साइज का है, एक मीडियम साइज का है, इसके कंपैरिजन में छोटा। ये माइक्रो है, ये मैक्रोफेजेस है, बट बोथ आर फैगोसाइटिक सेल्स। काम करने का तरीका दोनों का एक, क्लियर? लेकिन दोनों मिलकर हमेशा शरीर में क्या घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहना। सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए क्या लिख रहा हूं, व्हेन दे metair while encountering virulent pathogen, मतलब बहुत ही वायरुलेंट था, मर तो वो पैथोजन भी गया, लेकिन उसको मारते मारते उसकी टॉक्सिसिटी का शिकार वो खुद भी हो गया। तो when they metair while encountering the virulent pathogens, they become pus cells। अब पस सेल का क्वेश्चन कभी नीट में थोड़ी आया है, ये तो कुछ कंटेंट्स में आपको क्या पढ़ा रहा हूं। आप इफ यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर जिपमर एंड एम्स असर्शन रीजन, तब आपको समझ में आएगा। भाई असर्शन में लिखा है ना, क्या तैयारी करोगे अलग से? ऐसी तैयारी होती है, कोई बोल के तैयारी नहीं होती कि हम क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। एनसीईआरटी ने अपना काम कर दिया है, तीनों टाइप के हैं और ये है, इसको पढ़ना है। बस पढ़ना कितना है, ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखकर क्लासरूम टीचिंग में आप खुद बैठ के एक्सपीरियंस करें और अल्टीमेटली रीच योर एक्सेस लेवल कि आपको कहां तक पहुंचना है। तो व्हेन दे मेटायर, जब वो शहीद होते हैं, मेटायर सेल्स, टर्म्स देखिए क्या हो रहा है। वॉन्डरिंग सोल्जर्स थे सही मायने में, घूमते हुए प्रहरी की तरह पेट्रोलिंग करते हुए पूरे शरीर में, वो कहीं भी उनका डेथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक नेचर है तुरंत अटैक कर देना, नथिंग स्पेशल, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। It doesn't for ready for any order, वो तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी करता है। कौन करता है? That's the time ability of actual immune system of the body which is specific, क्योंकि वो थोड़ा समय लेता है रिस्पॉन्स करने में, लेकिन जब करता है बहुत ही स्पेसिफिकली करता है और थ्रू आउट लाइफ करता रहेगा विदाउट डिले इन दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यस और नो? सबको आ रहा है समझ में? लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है शरीर के अंदर, लगातार सेलुलर बैरियर, केमिकल, वो तो उनको पता है हमें ऐसा है, सामना होगा, हमें ऐसा काम करना है। अब उससे या तो वहीं खत्म हो जाए या ना हो, देखा जाएगा। तो when they mature, शहीद हो जाते हैं, while encountering the virulent pathogen they become pus cells। तो pus cells क्या होते हैं? डेड WBC प्लस पैथोजन, यानी बैक्टीरिया लिख के रख रहा हूं मैं यहां पर। उनका पूरा जो मिक्सचर है वही पस की तरह सरफेस पे आएगा, बॉडी सरफेस पे, या वही अंदर बन के वहीं जमा हो जाए तो एब्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नली व्हेन रिलीज इट इज कॉल्ड पस, और वही पस इंटरनली ऑर्गन में बनना शुरू हो जाए तो उसको एब्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ABCSS, एब्सेस। तो दैट वाज अ कॉम्पिटिटिव टच टू द टॉपिक।
Largest WBC type. Phagocytic cells, also known as मैक्रोफेज। लेकिन गौर करिए, इनको मैक्रोफेज कब कहते हैं? जब तक ये ब्लड में रहते हैं तब तक मोनोसाइट्स हैं, बट ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेज व्हेन दे diapedesis, when they diapedesis out the blood vessel in surrounding tissues, क्योंकि वहां जाके वो उनका वॉन्डरिंग नेचर खत्म हो जाता है, फिक्स्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फिक्स्ड। तो कुछ बाकी तो हो चुका है, मोनोसाइट आप जान चुके हो पहले ही सब कुछ, फिर मैं अलग से क्यों लिखवा रहा हूं? अब मुझे एक अलग क्वेश्चन इसका कवर कराना है। अब ये बात जो मैं आज आपके लिए पहला बार है, लेकिन मैं यही जब टिश्यूज पढ़ा रहा होता हूँ, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या पढ़ते हैं? बॉडी में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू 9 टाइप के अलग अलग जगह अलग अलग लेयर्स की तरह पाए जाते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट डेंस फाइब्रस, येलो इलास्टिक। तो हर जगह जहां जहां टिश्यू लेयर पैकिंग, कवरिंग, अटैचमेंट की तरह सॉफ्ट टेक्सचर के साथ मौजूद है, उनके अंदर वो जिन जिन ऑर्गन्स में है, सब में ब्लड वेजल्स के थ्रू मोनोसाइट एमीबॉइड मूवमेंट करके आसपास की टिश्यूज में जाके बिखर के स्प्रेड होके फिक्स हो जाते हैं और वहां रहकर अपना एक जगह रहकर फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते रहते हैं। तब ऐसे बड़े साइज के फैगोसाइटिक सेल्स को मैक्रोफेज कहते हैं। तो बेसोफिल्स आर बेसोफिल्स अंटिल एंड अनलेस इट रिमेन्स इन द ब्लड। डायपेटिसिस करके जैसे टिश्यूज में चले जाते हैं, मास्ट सेल्स कहलाते हैं। आया सबको समझ में? तो पांचों के पांचों डायपेटिसिस कर सकते हैं, लेकिन कौन से दो सेल्स है जो अक्सर डायपेटिसिस करते हैं? एक है बेसोफिल्स और दूसरा कौन है? मोनोसाइट्स। करने के लिए पांचों कर सकते हैं, करते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन ये दोनों तो अक्सर मूव करते ही रहते हैं। सबको आई मेरी बात समझ में? नॉट दैट्स स्पेसिफिसिटी। फिलहाल मैं यहां क्या पढ़ाना चाह रहा हूं कि अब ये मैक्रोफेज अलग अलग ऑर्गन्स में, नोट, these macrophages are known as histiocytes। अब क्या कहते हैं उन्हें? अब वो टिश्यू का हिस्सा है ना, हिस्टियोसाइट्स कहते हैं उन्हें। नोन बाय डिफरेंट नेम। एक क्वेश्चन यही आ जाता है, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने, पहले याद करने वाली बात क्या है? सपोज लिवर है, ब्रेन यानी नर्वस टिश्यू, या थाइमस, या फिर बोन, कार्टिलेज। लिवर में हम उनको कफर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन के अंदर उन्हें माइक्रोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमस में हैसल्स कॉर्पसल। क्या कहते हैं? बोन में हम उसे ऑस्टियोक्लास्ट। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ईटिंग। और मैट्रिक्स खा के ओल्ड मैट्रिक्स हटना भी शरीर का एक साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान है। अरे कुछ आया समझ में? अरे समय समय पे मतलब ओल्ड मैट्रिक्स, ओल्ड मतलब क्या हो जाना है ना, इन्फेक्शन, उसमें भी कोई डेड बैक्टीरिया किसी थ्रू, क्योंकि हैवर्सियन सिस्टम है ब्लड के पूरा, अब आ ही गया होगा इन्फेक्शन, तो उसको हटा। जब वो हटेगा तभी तो नया मैट्रिक्स रिप्लेस होके बनेगा। यही रेजुविनेटिंग नेचर बोन को लिविंग बनाता है। क्या बनाता है? एंड हेंस द वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन इज लिविंग टाइप। किस टाइप? बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में स्केलेटन हो सकता है, लेकिन वो सब नॉन लिविंग टाइप है। कैसे है? चाहे वो स्पीक्यूल्स हो, चाहे वो काइटिन हो,
चाहे शेल हो, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है. दे कांट रेजुविनेट देमसेल्फ. लेकिन वर्टिब्रेट्स जिनमें होता है ट्रू स्केलेटन लिविंग टाइप, चाहे वो सिर्फ कार्टिलेज का बना हो या सिर्फ बोन्स का बना हो या दोनों से बना हो, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, बाकी एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक तो कार्टिलेज भी होता है और बोन्स भी होता है. हालांकि शुरुआत तो कार्टिलेज से ही होता है, जिसके ऑसिफिकेशन से होते होते क्या बन जाता है, बोन्स. लेकिन फिर भी एक अडल्ट बॉडी के अंदर, सपोज से ह्यूमन बीइंग, सपोज से the whole human skeleton is made up of around 206 bones and few cartilages and few three types, hyaline, fibrous and elastic. तो कुछ इस तरह से वो सब मैंने, तो अब जैसे कि आप जानते हो, सारे चैप्टर जितने भी आपने पढ़े, हर चैप्टर पढ़ने का तरीका ही ऐसा है कि बिफोर peeping into the details of the human body, the best part is first of all, why not to diagnose and go through a survey throughout animal kingdom. पहले सब समझ ले सिनेरियो, फिर ह्यूमंस पे क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट. एंड दैट्स द कोर्स ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो पढ़ना है हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उसका एक खास कंपोनेंट ब्लड, जो एक लिक्विड ऑर्गन है, कैसा है, made up of some tissue, a specialized tissue. Which tissue? Specialized connective tissue. What is the speciality? That it has first of all rendered itself by some modification where three components से बने होते हैं, तीनों में तो changes ला दिया. एक aqueous phase हो गया 90% प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स बन गया, फाइबरलेस बन गया, और सारे के सारे सेल्स they rather change into corpuscles. क्या बन गए वो? They no more remain true cell like, else उनमें changes है. ऐसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होते हैं? ऐसे बॉडी में थ्रू आउट अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने गए हैं. यही लंग्स में, चलिए और एक लिख लीजिए, लंग्स डस्ट सेल्स. कौन से सेल्स? एल्वुलाई की जो लाइनिंग होती है वहां मौजूद सेप्टा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, वहां डस्ट सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? कि एयर के थ्रू इंफेक्शन आने, भले ही वहां म्यूकस लाइनिंग सब कुछ मौजूद है, बट हु नेवर नो कि कब क्या हो जाए और कौन सा सिस्टम फेल हो जाए, तो बैकअप में एक के बाद एक अरेंजमेंट रहता है. तो ये था क्वेश्चन. अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये मैंने आज आपको बताया, क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों ऐसा पढ़ना जरूरी है, विच गिवन सेट ऑफ सेल्स आर मैक्रोफेजेस. थोड़ी देर के लिए अजीब लगेगा, क्योंकि इसके लिए कितना कुछ पता होना चाहिए. क्लोरागोगन सेल, फ्लेम सेल्स और कफर सेल्स. कफर सेल्स सबको आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन ऐसा करो, खुद को लगना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ क्या कवर हो गया. और हमेशा घर पे बैठ के ऐसे भी प्रैक्टिस करें कि अटेम्प्ट करते समय, जब आप बहुत फ्री माइंड से बैठे हैं विथ योर लीजियर टाइम, फुर्सत के पल में, उस समय आप जूलॉजी की बुक उठा के क्वेश्चन लगाएं. तो क्वेश्चन में जो आंसर है, देखो बेस्ट प्रैक्टिस का तरीका, जो आंसर है वो तो तुमने पता लगा लिया, लेकिन उल्टा चलो ना, गिव सम क्वालिटी प्रिपरेशन. बाकी आंसर क्यों नहीं, ऐसे बोल बोल के खुद ही नहीं आया समझ में. और दूसरी बात है, फिर इनका आंसर कब आता, इनके बारे में सोचो ना. क्लोरागोगन सेल किस में होता है? अर्थवॉर्म में, मतलब एनालिडा मेंबर्स में. याद करिए, इसके बारे में मैंने बताया था. फ्लेम सेल्स आप जानती हो, सबको आ रहा है समझ? वही ऑड इवन पैटर्न क्वेश्चन. सब कुछ पढ़ने के बाद अल्टीमेटली आप क्या हासिल कर रहे हैं? पढ़ते तो बहुत कुछ है, ऐसा है, ये है, लेकिन साथ ही साथ फिल्टर करना आना चाहिए. क्लियर? एकदम क्लियर? Let us move ahead with the next and the last pattern, that is lymphocytes. These are the actual immune cells. क्योंकि 5 तरह के डब्ल्यू में से लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ने किसको एक्चुअली चुना है, चूज किया है टू ट्रेन. बाकी तो सब नॉन स्पेसिफिक है, कैजुअल है. एंड दे ऑल्सो इम्पार्ट इम्यूनिटी एज अ सोल्जर, अलग अलग तरीके से. बेसोफिल्स तो फिजियोलॉजिकली काम कर रहा है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे शरीर किसी भी ऐसे ड्रास्टिक सिचुएशन का सामना करके शरीर को बचा ले. लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअली इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज द अल्टीमेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट विच हैज ऑलरेडी कॉज्ड डैमेज टू द बॉडी.
और इम्यून सेल्स उनका पहचान करके फ्यूचर एपिसोड को दोबारा ना होने दे, ये एश्योरेंस देता है. दैट व्हाट वी कॉल एक्वायरिंग एक्चुअल एक्टिव रेजिस्टेंस. पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनिटी, टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों के लिए शरीर में देयर आर टू विंग्स, AMIR एंड. तो हु इज गोइंग टू लीड दैट टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस प्राइमरीली एंड सेकेंडरीली? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? दोनों ही रिस्पॉन्सेस हम देखेंगे, दोनों के ग्राफ देखेंगे. लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि आज ब्लड पढ़ते हुए जब हमें उस कंपोनेंट वर्किंग सेल्स के बारे में पता चल रहा है, तो दे आर द एक्चुअल इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी. स्मॉलेस्ट WBC type, formed by mother cell lymphoblast during lymphopoiesis in bone marrow. बन तो जाते हैं, लेकिन आगे अब देखिए मैं टेक्निकली क्या लिखवाने जा रहा हूं. बट प्लोरीफेरेटेड ऑब्लिक फंक्शनल ट्रेनिंग फॉर मैच्यूरेशन. व्हाट इज प्लोरीफेरेशन? फंक्शनल ट्रेनिंग, प्लोरीफेरेटेड, बट प्लोरीफेरेटेड बन तो गए. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो में बन गए फ्रॉम देयर मदर सेल लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोपोइसिस, हीमोपोइसिस. थ्री टाइप्स, इराइथोपोइसिस, हमें यहां से इराइथोपोइसिस देखना है, लेकिन इराइथोपोइसिस, लिम्फो क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस. थ्रोम्बोपोइसिस सेल फ्रैगमेंटेशन से होता है. कैसे होता है देखो पढ़ा, अब वही तो, विच ऑफ दी है ना ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन इज नॉट बाय सेल डिवीजन. क्वेश्चन बनाओ ना एनसीईआरटी में, हो गया तो आंसर क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स. क्यों? या फिर उल्टा कन्वर्सली एक ही बात को पूछने का कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय सेल फ्रैगमेंटेशन. कौन है आंसर? तो भी है थ्रोम्बोसाइट. सबको आ रहा है समझ में? तो बट प्लोरिफरेटेड फंक्शनल ट्रेनिंग फॉर मैच्यूरेशन अचीव्ड इन यानी लिम्फोसाइट्स खुद दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड जो वहां रिटेन करके वहां ट्रेनिंग लेते हैं, दे आर बी लिम्फोसाइट्स. और जो थाइमस, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, अब मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ थाइमोसिन, इन प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ इम्यून डिवीजन किससे बनता है? थाइमस ग्लैंड के देख रेख में पूरे डायरेक्शन में टिल द एज ऑफ 16-17, यानी लेट प्यूबर्टी. लेट एंड बाय दैट एंड ऑफ प्यूबर्टी उस थाइमस का काम ये भी था ओवर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन को भी जो है चेकआउट करना. ठीक है, वो समय जैसी पास हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल मेडिकल ग्राउंड्स पे जाके जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे पता चलेगा आपको कि वो पूरी तरह नहीं, हाँ 95-90% तक वो रिड्यूस्ड हो जाता है. मिडिल एज ग्लैंड है ना, गेट एट्रोफिड एट मिडिल एज, यानी समथिंग ऑफ दैट एज ऑफ 15 प्लस तक इनटू फैट बॉडी. लेकिन फिर भी 5 से 3% एक्टिव रहता है. जिनमें वो भी नहीं रहेगा उनमें एजिंग, मतलब एजिंग शब्द का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो गए बिल्कुल, कहने का मतलब बीमार पड़ना है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होना. जिनमें वो थोड़ा एक्टिव रहेगा उनमें वो उम्र के साथ भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस पावर बना रहेगा, क्योंकि 3% 5% के साथ थोड़ा बहुत टी सेल्स उनमें डिफरेंशिएट होता रहता है. लेकिन जिसमें जितना भी टी सेल्स थ्रू आउट लाइफ मेमोरी की तरह रह जाएगा, imparting two things, B cells imparting what? AMIR, and T cells imparting CMIR. So that was all about lymphocytes. लेकिन बाकी ये सब चीजें हम देखेंगे अंडर द टॉपिक thymus as a primary lymphoid organ, bone marrow as a, देखेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी से सबका बनना, कौन किसको क्या काम मिलता है. आज तो ब्लड, क्योंकि बन के वहां से अल्टीमेटली ये सब के सब कहां जाते हैं? लिम्फ में ज्यादा जाते हैं और ब्लड में कम. क्योंकि इस फिगर से देखिए ना रेशियो,
अब आप जानते हैं पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखिए। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में 4.8 to 5.5 मिलियन आरबीसी, 48 लाख से 55 लाख, 48 लाख टू 55 लाख मिल है ना, आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। ये हीमोक्रिट वैल्यू है। क्या वैल्यू है? अभी मैं आ रहा हूं सभी इराइथ्रोसाइट्स पढ़ाते हुए पूरा सब कवर करूंगा मैं अभी। व्हाट इज ईएसआर, हीमोक्रिट वैल्यू, ये वो, मतलब कल आए तो दीज आर ऑल करेक्ट, इनकरेक्ट, बस इतना तय होने के लिए, और कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए क्या है। तो ये देखिए आप, आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। कुछ लोग पर मिलीमीटर क्यूब समझ नहीं पाते। अब देखिए ये ब्लड वेसल है, अरे ये ब्लड वेसल है, अंदर क्या वॉल्यूम है ना, ये रहा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो स्पेस जो है, तो किसी भी गिवन एरिया को, इतने से एरिया को अगर मैं 1 मिलीमीटर क्यूब मानूं, आया समझ में? अंदर स्पेस है, वहां 1 मिलीमीटर मान ले स्पेस को। इतने से जगह में इतने क्या है आरबीसी, और इतने सी जगह में इनके बीच ही डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6,000 टू 8,000, 5,000 टू 10,000, चलो थोड़ा बिलो और अपर रेंज। 10,000 से ऊपर नहीं, 5,000, 4,000 से नीचे हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। सबको आ रहा है समझ में? तो इतने से अब आप देखो कहां हजारों में, यानी 10,000 भी नहीं, वो भी पांचों डब्ल्यूबीसी, क्योंकि अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करो ना पांचों को, इसका 64% निकालोगे, 4800 क्या होगा? न्यूट्रोफिल। सबको आ रहा है समझ में? फिर इसी वैल्यू का मैं तो 8,000 का ही अपर रेंज का ही निकाल रहा हूं, वो 2,000 कुछ, फिर ऐसे करते 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 10 से 15 बेसोफिल्स, 0.5 टू 1%। अब इन पांचों में से कोई एक डब्ल्यूबीसी 700 आरबीसी के बीच ये रेशियो है, बट स्टिल WBC are present in blood to offer what? Immunity. Which immunity? By virtue of blood? Cellular barrier. Which barrier? By different ways, different way of response. लेकिन ये जो रोल है लिम्फोसाइट्स का, ये मेजर रोल कहां देखने को मिलेगा? लिम्फ में। कहां मिलेगा? तो चैप्टर ही पढ़ेंगे हम, लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। यहां तक किसी को कोई डाउट? So, erythrocytes red blood corpuscles, the number is
representing hematocrit value. दो अलग अलग बात है, थिकनेस इतना है और डायमीटर इतना, भी डायग्राम से आएगा समझ में, फिलहाल शेप। अच्छा, आरबीसी के बारे में इतना पर्टिकुलर कैसा इसलिए लिखवा दे रहा हूं बस ऐसी, तो दिस इज द करेक्ट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आरबीसी। नंबर, साइज, शेप, कलर। जो रेड ब्लड कॉर्पसल उसको कहते हैं, बट इंडिविजुअल आरबीसी इंपार्टिंग येलो कलर, वो तो बल्क में वो रेडिश कलर इंपार्ट करता है। तो शेप, इट इज biconcave and round in shape. ये साइज जो है 7 to 8 माइक्रोमीटर है डायमीटर, लेकिन अगर उससे साइड व्यू, ये तो फ्रंट व्यू है ऐसे सामने से, ऐसे में देखेंगे तो डंबल शेप। ये जो डिप्रेशन है इसको यहां ऐसे दिखाया गया है ना, डंबल शेप। तो थिकनेस जो है, ये रहा थिकनेस, यहां आके 3 माइक्रोमीटर, यहां तो मैंने सिर्फ यहीं का बताया 2 माइक्रोमीटर। कलर, सिंगल आरबीसी imparts yellow color, but in bulk in blood vessel it imparts red color. So characteristically RBC, red blood corpuscle, number wise, size, shape, color, ये 4 पैरामीटर्स देखने के बाद डिफरेंट स्ट्रोक में increase in RBC count is called पॉलीसीथेमिया, है ना, पॉलीसीथेमिया। एक इंसान में क्या ये एबनॉर्मलिटी नहीं है, इट इज एन इमरजेंसी एक्लिमेटाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। एट एल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड, बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ जाना क्या एक एबनॉर्मलिटी है? द आंसर इज नो, इट इज एन इमरजेंसी एक्लिमेटाइजेशन, short term adaptation at high altitude or when the body is subjected to any such stress. तो क्या होता है? Note, a hormone called erythropoietin
फ्रॉम किडनी, फ्रॉम, कुछ याद आया? ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। इराइथ्रोपोइटिन का बनने का ट्रिगर होने का क्या फैक्टर है? जब ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होता है तब जेजीए, जक्स्टाग्लुमर apparatus के कैरेक्टरिस्टिक एंडोक्राइन सेल्स, लैकी सेल्स, कौन से सेल्स, मैंने उसका नाम यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन ठीक है, अंडरस्टूड, फ्रॉम द किडनी, तुरंत याद आ जाना चाहिए। हार्मोन कॉल्ड इराइथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनी ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड causes ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बदलाव लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ येलो बोन मैरो। अब क्योंकि आपने मेरे से हिस्टोलॉजी ऑफ बोन्स पढ़ा नहीं है, नहीं तो ये स्टेटमेंट समझ में आ जाता तुरंत, बट देन ऑल्सो आप अभी याद रखो, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मैं कंपाइल कर दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या होता है कॉजेज, क्या करता है वो हार्मोन? तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाता है ऑफ येलो बोन मैरो इन डायाफाइसिस पार्ट, कौन सा पार्ट? पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, टू कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो। क्योंकि पूरे लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस, जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, वहां तो रेड बोन मैरो होता है, वहां से तो कैजुअली बनता रहता है। लेकिन व्हाट इज इमरजेंसी? चलो ये तो मैंने कंडीशन क्रिएट किया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, खून देंगे, फर्स्ट एड मिलेगा, मेडिकल सुपरविजन होगा, वो अलग, लेकिन नेचर खुद भी तो रिवाइव करेगा। तो एक आरबीसी को बनने में वॉल्यूम 50 ml ब्लड अभी मेरे शरीर में इस पल जुड़ा, मान के चलिए, वो तो हर पल चल रहा है, राउंड बाय राउंड। लेकिन फॉर अ मोमेंट में कंसिडर कर लूं, आप सबके किसी के शरीर में, मेरे शरीर में 50 ml ब्लड, 100 ml ब्लड अभी इस पल जुड़ा, सर्कुलेशन का हिस्सा बना, लेकिन आज से 9 दिन पहले वो बनना चालू हुआ। कितने दिन पहले? भले ही हर 1 मिनट बाद कुछ वॉल्यूम ऐड हो रहा है, फिर कुछ वॉल्यूम हट भी तो रहा है, 120 दिन बहुत से आरबीसी खत्म होते जा रहे हैं ऑल ओवर ब्लड का। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जो कोई भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जुड़ता है किसी भी पल शरीर में 24 घंटे में, वो एक्चुअली 9 दिन पहले बनना चालू हुआ था। इमरजेंसी में वही 9 दिन की जगह वो 4 दिन में बनना चालू हो जाएगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ इराइथ्रोपोइटिन। दिस इज इमरजेंसी, दिस इज स्ट्रेस। तो हुएवर पर्सन फ्रॉम प्लेन एरिया व्हाइल दे मूव टू दी, हालांकि ये चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, कहां का क्वेश्चन है, ठीक है, P50 वैल्यू के टर्म्स में वहां भी बता दी जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, हिस्टोलॉजिकल उनको जो एबिलिटीज मिली हुई है, और ये सब नंबर, साइज, शेप, ये तो फिगर्स है जो आप रट लोगे वही मगअप। लेकिन व्हाट आर द क्लासिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्यों इसका शेप साइज इतना ही ऐसा होना चाहिए, और फिर नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? एक नॉर्मल हीमोक्रिट वैल्यू अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में चेंज होता है, प्रेगनेंसी में अलग है। अब ये सब तरह से पढ़ना, उसी को ही कहते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्टडी। लेकिन थ्योरी क्या कहता है, एक नॉर्मल मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होना चाहिए हीमोक्रिट वैल्यू का, और अब उससे हटकर किसी में कम ज्यादा होने का एक सिचुएशन, आपके सामने एक सिचुएशन जनरेट हुआ। तो पॉलीसीथेमिया इज नॉट अ डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटी, एल्स इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, acclimatization, short-term adaptation at high altitude. Whenever a person moves from a plain area to the so-called hilly region, first 2 to 3 days, high altitude sickness, कौन सा? Characterized by some symptomatic changes in the body, nausea, चक्कर आना, convulsions, breathlessness, है ना? ऐसा थोड़ी कि अंदर का P50 वैल्यू बढ़ रहा है, यानी बाहर का प्रेशर और अंदर का क्या है, अंदर ज्यादा बाहर कम, ये इसका मतलब है। ऐसा थोड़ी कि फेफड़े से खुल के बाहर यूं यूं होने लगेंगे कि बोले सर नेगेटिव प्रेशर, बोले नेगेटिव प्रेशर ऐसा नहीं, ऐसा हो गया सर, लेकिन फीलिंग वैसे वो तो आ नहीं पाएगा। लेकिन जब नहीं आता तो क्या होता है, अंदर वो इतना सरफेस टेंशन इतना खिंचता है कि नाक मुंह से खून आना चालू हो जाता है। एक्चुअली वही है, अगर इतना बड़ा मुंह खुला होता तो वो बाहर ही आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बट इट विल बी रिस्पॉन्डेड इन व्हाट फॉर्म? ब्लीडिंग, नेजल एंड ओरल ब्लीडिंग। सबको आ रहा है समझ में? तो मेडिकली वो सिचुएशन एक आउटबर्स्ट कंडीशन होता है, वो नहीं। मैं तो एक बहुत ही सिंपल वे में चीज को आपको कंसिडर करा रहा हूं फिलहाल। तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं वही वाली बात है, फिर से अभी हम डिसऑर्डर ना सोचे, पहले ऑर्डर, बॉडी का बैकअप सिस्टम, नेचर ने हमें क्या एबिलिटी दी है, ये एबिलिटी सबके पास है, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी का समय से रिस्पॉन्ड करेगा, किसी का इतना डिले कर जाएगा तब तक वो बेचारा बीमार पड़ के वहां से वापस आना पड़ जा सकता है। दिस इज वेरिएशन एंड इट इज ब्रॉट बाय द जेनेटिक जीन पूल, जीनोटाइप ऑफ द पर्सन। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन,
चैप्टर बायोडायवर्सिटी, ट्रांस हिमालयन रीजन पे राउल्फेनिया वोमिटेरिया एक ही प्लांट स्पीसीज है, लेकिन उसके स्ट्रेन्स चेंज होते हैं हर थोड़े हाइट पे। अरे हाँ कि ना, कुछ आया समझ में? उस राउल्फिया सरपेंटेनिया या वोमिटेरिया के अलावा तुम इंसान को खड़े कर दो, जो बिल्कुल वैली के नीचे रहते हैं वो लोग, जो थोड़ा और कुछ 1000 फीट पे जो और ऊपर रहेगा, सबकी बॉडी फिजियोलॉजी में वेरिएशन होगा, है तो सब इंसान ही। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? कुछ आया समझ में? देखो क्या होता है, पढ़ना सब अलग बात है, एनालाइज करके उसको अप्लाई करना, फिर इट नीड्स लिटिल बिट प्रैक्टिस, इमेजिनेशन, मेनी सच थिंग्स, कंपाइलेशन। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पढ़ तो रहे एक टॉपिक, लेकिन आप ब्लेंड करना भी सीखो खुद, आप अपने लेवल पे भी पढ़ना चालू कर दो। जहां जो चीज लिंक आपको खुद लगता है कि वो चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा तो नहीं कि आपने पहली बार मेरी सी सब सुन रहे हो, कुछ चीजें तो आप ब्लेंड करना सीखते हो यहां पर आके, कि कब कौन सा कंसेप्ट कहां लिंक हो सकता है जाके। तो फिलहाल ये था इसका इंपॉर्टेंस, पॉलिसीथेमिया हमारा ये रिस्पॉन्स, और फिर वो आरबीसी। तो कंक्लूजन क्या रहा? नोट, our body, assertion, reasoning pattern, our body does not, है ना, change hemoglobin count, else RBC count is regulated। आरबीसी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन तो अपने आप बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ेगा। आरबीसी काउंट पर रेगुलेशन है डायरेक्ट हमारा रिस्पॉन्सिंग में, लेकिन हम हीमोग्लोबिन काउंट को इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सबको आ रहा है समझ में? इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, आरबीसी जितना ज्यादा, जितना पॉलीसीथेमिया होगा उतना ही हीमोग्लोबिन काउंट ज्यादा होगा। सबको आया समझ में? पॉइंट टू बी नोटेड, अवर बॉडी डज, है ना, सॉरी डज नॉट, यहां डज लिख दिया है सिर्फ, डज नॉट चेंज हीमोग्लोबिन काउंट एल्स आरबीसी काउंट इज रेगुलेटेड। हीमोग्लोबिन काउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। ये बात मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही तो क्वेश्चन होगा, पर्सन आया हुआ क्वेश्चन है, अ पर्सन हैपेंस टू मूव टू द रोहतांग पास वैली, है ना, इन नेक्स्ट 15 डेज, जिसने एक्लिमेटाइज किया वहां के एनवायरमेंट में, व्हाट हैपेंड फिजियोलॉजिकली इन द बॉडी? क्या उसने अपनी वाइटल कैपेसिटीज बढ़ा लिए थे? ब्रीदिंग रेट बढ़ा लिया था? नहीं। क्या उसने अपना, क्या बोलते हैं, आरबीसी काउंट बढ़ा लिया था? क्या उसने अपना हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ा लिया था? क्या उसने ऑल द अबव, मतलब आरबीसी काउंट। सबको आया समझ में? ब्रीदिंग तो जो होगा होगा अपनी जगह, कम ज्यादा होता रहेगा, एक सर्टन वो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या अल्टीमेटली बढ़ाया जा सकता है? आरबीसी काउंट, जो कि एक बेस्ट स्टेबिलिटी है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, फिर वापस आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो इतना बताने के बाद डिक्रीज इन आरबीसी काउंट is called erythropenia। then all, बस मेरे उस बात का ही तो एक्सटेंशन है, all erythropenia lead to anemia, lead to, but all anemia are not due to erythro, all cancers are tumor but all tumors are not. So similarly erythropenia will definitely lead to anemia, but all anemia are not due to, because anemia means, low hemoglobin count, low what is the range of hemoglobin percentage for men?
It is 14 to 18%. ठीक है, and for females it is 12 to 16%, है ना, यानी 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, 14 टू 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जितने 18 एक 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में जितने भी आरबीसी होंगे, सारे आरबीसी में मौजूद जितने भी हीमोग्लोबिन है, उन सबको वे करेंगे तो मिनिमम 14, मैक्सिमम 18 ग्राम पर 100 ml मेल्स में, ये रेंज है, और फीमेल्स में 12 टू 16। एज के साथ डे टू डे लाइफस्टाइल और अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जेंडर वाइज मेल होकर भी आरबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन काउंट कम हो सकता है, और फीमेल होकर भी ज्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली, है ना भाई। एथलीट फीमेल और एक नॉर्मल मेल जो कैजुअल लाइफ जी रहे हैं, अंतर तो होगा ही। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा सच में? खान पान, मतलब देयर आर सम सर्टेन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी विच वी कैन अल्टर बाय आवर डे टू डे हैबिट्स। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो एनीमिया मतलब क्या होता है? लो हीमोग्लोबिन काउंट। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन काउंट कॉल्ड? हीमोग्लोबिन परसेंटेज। मेल्स के लिए ये है, फीमेल्स के लिए इतना है। एनीथिंग बिलो 12, 11 है ना, बॉर्डर लाइन है ना, 13, 12 हो गया बॉर्डर लाइन मान लिया, 15 दिन थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दिया, रीगेन हो सकता है, तो ठीक है सच। लेकिन नहीं, ड्रॉप सर्टनली किया ही जा रहा है, तो देन देयर इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, ग्रास रूट कुछ है, फिर वो फिर इलाज चाहिए फिर। तो मेल्स के लिए आप समझ सकते हैं कि क्या है बॉर्डर लाइन और एनीमिक क्या होगा। फीमेल्स के लिए बॉर्डर लाइन यहाँ है एक्सट्रीम, तो वो 10 और 9, 8 नीचे, प्रेगनेंसी में तो 8 हो जाता है। तो उसके अपने कुछ कारण है, फिजियोलॉजिकली स्टेट बॉडी ट्रांजिशन से गुजर रहा होता है ना, उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल हम एक ट्रेडिशनल डिस्कशन कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? ये समझ में आया एवरीवन? Let us let us continue the discussion with a question further. Why RBC being enucleated and biconcave in shape? Most patent question from the topic. आउट ऑफ द ऑल कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का अपना स्टेटस था, वो हो चुका। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, और उसके जो फीचर्स थे, बट एक्चुअली उसका जो मेजर फंक्शन है बॉडी के लिए, वो अपने आप में क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है, ब्लड कोआगुलेशन, नेक्स्ट हॉटस्पॉट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। बट अभी अभी हम किस पर हैं? आरबीसी। आरबीसी के सारे एस्पेक्ट्स और ट्रेडिशनल कंटेंट्स आपके सामने थे। फाइनली उसका एप्लीकेशन, और उसी एप्लीकेशन में अभी अभी जो फिजिकल पैरामीटर्स आप पे डिस्प्ले था, उसमें से जो शेप आपके सामने आया बाइकॉनकेव और आरबीसी का इन्यूक्लिएटेड होना, वो तो फॉर्मेशन इराइथोपोसिस में समझ में आएगा कि कब और क्यों इन्यूक्लिएटेड हो जाता है वो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आरबीसी मैमल्स में कैरेक्टरिस्टिकली मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, हालांकि एक्सेप्शनली, फिर वो सब मैंने जो आपको बुकलेट्स दिए हैं ना, उसमें है, आपको टेट्रापोडा का बुकलेट मिलेगा, मैमेलिया में सब लिखा हुआ है, फिर वो एक्सेप्शन, कैमल, लामा, वो सब पढ़ते रहना, रटते रहना। लेकिन मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक ये है कि ये शेप और इन्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों मिलता है इसको, नेचर ने कुछ तो सोच समझ के डिजाइन किया होगा। द आंसर इज so that RBC being transporter cell for respiratory gases, CO2, O2, so that RBC being transporter cell for respiratory gases get a good binding ability. सही बात है, वो ट्रांसपोर्टर सेल है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन काम उसको किसके लिए करना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम।
और एक ट्रांसपोर्टर सेल के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस का, तो उसको चाहिए गुड बाइंडिंग एबिलिटी एंड मेंटेन इट्स लॉयल्टी फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, फॉर ऑक्सीजन, अपनी वफादारी बनाए रखे वो, while it binds and travel down the body up to the destined cell टिश्यू तक, उस दौरान वो खुद उसको यूज ना कर ले. There are many such reasons. तो what is the question? कि नेचर ने इसके लिए दो चीजें उसको दे दिया है. सबसे पहले इन्यूक्लिएटेड क्यों बनाया? टू generate more space for hemoglobin accommodation. जी मैडम. Anyone? Sakshi Jain, roll number 105, 149. तो इन्यूक्लिएटेड होने के कारण ज्यादा से ज्यादा जगह बन सका, जनरेट मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन एकोमोडेशन. तो आ गया ना गुड बाइंडिंग एबिलिटी, क्योंकि दैट एफिनिटी इज बाय वर्च्यू ऑफ हीमोग्लोबिन. व्हाट इज हीमोग्लोबिन वो तो हम देखेंगे अभी. आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी का फॉर्मेशन एंड रेस्ट अदर फीचर्स, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तो ठीक है, अच्छी बात है. और ये लॉयल्टी की बात कहां से आ गई? ठीक है, बाइंड अच्छे से कर लिया, कैरी कर गया, इन्यूक्लिएटेड का फायदा मिला. फिर शेप से क्या फायदा मिला? तीन बातें मैं लिखवाने जा रहा हूं. मतलब दीज आर दी थ्री ऑल द अबव आंसर व्हिच मेक्स आरबीसी एज अ ट्रू ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस. आया लॉजिक समझ में सबको? तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है. दूसरा पॉइंट शेप को डिफाइन करता हुआ, प्रोवाइड गुड सरफेस एरिया फॉर इजी, है ना, फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अब आप समझे ना इसको इस तरह से, ये रहा. तो क्या सरफेस एरिया बढ़ गया ना डिप्रेशन से, ऑक्सीजन तेजी से जाएगा, CO2 भी तेजी से बाहर, सरफेस एरिया बढ़ गया शेप के कारण. और थर्ड पॉइंट को मैं ब्लू कलर से अलग से लिख रहा हूं, जिससे ये लॉयल्टी हासिल करता है. बीइंग प्रोकैरियोटिक इन ऑर्गेनाइजेशन. बस हो गया, डिसोबे कर दिया सेल थ्योरी को. बीइंग प्रोकैरियोटिक इन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव, क्या नहीं है, डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ऑक्सीजन यूजिंग क्या बोलते हैं बेसिक जो मशीन है, मशीनरी नहीं है उसके पास, तो ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल ही नहीं है, कहां इस्तेमाल होगा? टर्मिनल ऑक्सीडेशन होकर ईटीएस चेन मूव कहां करेगा? देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. एक माइनर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे चला के वो अपना 120 दिन 2-2 एटीपी हर 2-4 घंटे में वो जो है वैसे ही बिता देता है समय. तो विल गो थ्रू दैट व्हाइल वी विल डिस्कस इट्स साइटोलॉजी ऑफ आरबीसी करके भी पढ़ेंगे. पहले ये समझ में आ गया सबको? सो दैट ऑल क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन रिगार्डिंग आरबीसी. साइटोप्लाज्म नहीं होता, केमिकल जोन कहते हैं, है ना. हीमोग्लोबिन है ये, और दिस इज
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिटिंग द यूनिक फिनोमेना ऑफ है ना, ऑफ डोनांस फिनोमेना, इसलिए डोनांस मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर हमेशा ये पॉजिटिव, मतलब कभी डिपोलराइज नहीं होता। क्या नहीं होता? तभी तो उसका शेप मेंटेन रहेगा। डिपोलराइजेशन में शेप डिस्टर्ब हो सकता है। बाहर हमेशा हर सेल पॉजिटिवली चार्ज रहता है, बाहर अंदर नेगेटिवली। लेकिन आरबीसी इज द ओनली टिपिकल मेमेलियन सेल which does not depolarize, the Donans phenomena, hence the cell membrane is called Donans membrane, है ना। केमिकल जोन, हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ओनली ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स होते हैं यहां पर? जेनेटिक्स में G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम बताया जाता है, ठीक है ना। तो वहां बात करेंगे इसके बारे में। दो तरह के लोगों को कभी मलेरिया नहीं हो सकता, G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया। सफर, है ना, पीपल ट्रेड जिनमें होगा उनमें नहीं होगा। तो इस तरह से चीजें ट्रांजिट होते जाते हैं, आपस में मैचअप होते जाते हैं। तो फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, बाकी शेप सब कुछ देखा, केमिकल जोन, हीमोग्लोबिन, डोनांस मेम्ब्रेन। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर। It's a conjugated protein, and in an RBC around 280 million पर आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर 280 हीमोग्लोबिन मिलियन मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड अप करके ऐसे ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, जनरेटिंग अ शेप टू द आरबीसी एंड ऑक्सीजन कैरिंग, इंपार्टिंग व्हाट? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन 280 मॉलिक्यूल्स, million molecules conjugated. Each hemoglobin molecule is made up of two parts: protein part and non-protein part. Protein part is globin, है ना, and made up of 2 alpha and 2 beta. Alpha chain 141 amino acid per chain, and beta is made up of 2 alpha 2 beta. But the non-protein part, heme, is made up of 1 ferrous ion, कैसा, plus porphyrin parent ring. स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी जो आपके सामने आया उसमें मेन है, द मेन एरिया इज ऑक्युपाइड बाय हीमोग्लोबिन। 90% एरिया, कितना एरिया इज ऑक्युपाइड बाय, ज्यादा से ज्यादा ई न्यूक्लिएटेड सारे सर केमिकल जोन बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ जो रहता है एक्टिव फॉर 120 days just only to perform that physiological action of cell oxygen CO2 transportation। ये तो लेट अस व्हाई नॉट टू डिस्कस अबाउट डिटेल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यहां तक सबको आया समझ में? Now, lattice structure. बेसिकली जो 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स है, ये तो एक हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबिन जो 2 अल्फा 2 बीटा चेन के बने हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, 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 2 अल्फा 2 बीटा,
दिस इज द अरेंजमेंट। फिर फर्दर क्या है, this is the lattice structure. So one functional hemoglobin is made up of one globin 4 हीम, और एक हीम में एक Fe है, फेरस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन, कैन बाइंड, पूरा करता नहीं है। आया सबको समझ में? आर यू गेटिंग द लैटिस स्ट्रक्चर? ऐसे करके 280 million hemoglobin molecule per RBC occupy 90% of structure of the RBC internally, thereby turning out the cytoplasm to be chemical zone with only enzymes of glycolysis, else enucleated deprive of cell organelles. और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वही पहले मैंने समझा दिया था। और कमिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन कि कैसे वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और नॉन प्रोटीन प्रोटीन पार्ट क्या है, ये सब अपनी जगह, क्योंकि आगे चल के जब किसी को थैलेसीमिया होगा तो क्या प्रॉब्लम है, माइनर या मेजर, हर चीज की कनेक्टिविटी है ना। या फिर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ बीटा चेन डिफेक्टिव बनता है। क्या बनता है? सबको आ रहा है समझ में? बनता है लेकिन डिफेक्टिव ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, ड्यू टू, आ रहा हूं उस चीज पे, पहले उसकी केमिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब फिजियोलॉजिकल रोल हीमोग्लोबिन का, ऑफ हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजिनेटेड, इज ऑक्सीडाइज नहीं होता हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इज ऑक्सीजिनेटेड मींस undergo oxygenation, by partial pressure of oxygen high, by partial pressure of oxygen आ रहा है सबको समझ में? फिर HB O2 2 प्लस O2, HB O2 3, दिस इज द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द RBC। केमिस्ट्री देख लिया, सब देख लिया, स्ट्रक्चरली उसका सेटलमेंट, एकोमोडेशन, उसका क्या कारण है, क्या सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद फाइनली whenever a individual, one RBC and many such RBC per millimeter of cube blood participate as a part of circulation inside the body while acting as a transporting cell for the circulatory system, as well as circulating and transporting what? Gases, respiratory gases to the destined place from the cell to the cell, from the cell CO2 to the cell oxygen. Let us define the chapter. ऐसे तो शुरू हुआ था, सबको आ रहा है समझ में? That's the physiological. तो उसका participation कैसा होता है? Chemically, it doesn't get oxidized, it get oxygenated. This is called binding, hemoglobin binding nature. कैसा nature? 25%, 50%, 75%,
100%। लेकिन क्या कभी ऑक्सीजनेशन 100% होता है? नहीं, 97%। कितना? क्योंकि 3% तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ट्रेवल करता। यहां से शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का टच। सबको आ रहा है समझ में? अब यहां से आगे का डिस्कशन क्या है? वही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना? होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, वो मैं एग्जिबिट कर रहा था इस डायग्राम से, एंड दैट्स हाउ हीमोग्लोबिन द कलर इंपार्टिंग। अब आओ पीछे आप, प्रीवियस जो, हाउ द ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर बाय द प्रेजेंस ऑफ द यूनिवर्सल पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंपार्टिंग कलर। कलर तो इंपार्ट करता ही है, लेकिन एक्चुअल केमिकल रोल क्या है? ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल फॉर हुम स्पेशल गैसेस ड्यू टू सम केमिकल एफिनिटी। और उस एफिनिटी को कौन तय करता है? द रिस्पेक्टिव, है ना, डाल्टन प्रेशर, रिस्पेक्टिव पार्शियल डाल्टन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं नॉर्मली, ऑफ टू गैसेस ऑक्सीजन एंड, लेकिन मैंने तो अभी एक तरफा डिस्कस किया, जब ऑक्सीजन ज्यादा है यानी CO2 कम है तो ये होगा, और ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा कहां जाकर? एट ब्लड टिश्यू लेवल, एट ड्यू टू बोहर्स इफेक्ट, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेस, CO2 इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीज इंक्रीजेस, pH फॉल्स, एसिडिटी इंक्रीजेस, pH, ये 4 बातें याद रखना है। जस्ट ऑपोजिट बोलोगे, हेल्डेन्स इफेक्ट क्या हो जाएगा? जो कि एट ब्लड एल्व्यूलाई लेवल, कौन सा लेवल? वाह, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म, है ना? ऐसा ही मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक क्लियर है? देखो कुछ चीजें ऐसा है कि समय लग जाए, लेकिन अब दोबारा ये सब नहीं, बस हो गया, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन बाइंड करता है, ये भी ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऐसा कोई फिनोमिना यहां नहीं होगा, और ये छीन लेता है, सिर्फ बाइंड नहीं करता है, मतलब बहुत ही लो P50 वैल्यू में भी ऑक्सीजन, है ना, छीनने का नेचर है, बाइंड करने का इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी कि इट इज रादर कॉल्ड स्कैवेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वेनस ब्लड, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है ये बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए, यस और नो? ये ऑक्सीजन क्यों बाइंड करता है ना, एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहा हूं कैसे। और ये तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या है? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। लेकिन बीच में क्लोरोफिल क्यों आ गया? क्योंकि बस मैग्नीशियम आयन होता है, Fe की जगह क्या होता है, बस ये बताने के लिए। क्लोरोफिल इज अ कलर, ग्रीन कलर इंपार्टिंग पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बाकी सब नॉन फोटोसिंथेटिक है। कैसे हैं? ऑल रेस्ट इंपार्ट रेड कलर, इट इंपार्ट्स ग्रीन कलर एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बाकी सब क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक। बाकी सब में Fe होता है, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम, सेंट्रल आयन, वहां पर वही पोरफायरिन रिंग होगा, लेकिन बीच में मैग्नीशियम होगा। सबको आ रहा है समझ में? एक बेसिक कंपैरिजन। फिर फॉर एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम? इसको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए इसको काम करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो काम नहीं होगा, यानी
नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रमोट करना, क्या करना? लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन whom? Leguminosae family, yes or no? Exhibiting what? Nitrogen fixation by the help of symbiotic bacteria. तो वो बैक्टीरिया उनके रूट नोड्यूल्स में, है ना, जब ये काम कर रहे होंगे उस गिवन स्पेस, ऑयल सॉरी जो एयर है, एयर के चारों तरफ जो पोर्स हैं, उसमें ऑक्सीजन सोर्स तो होगा ही। सॉइल के अंदर पोरस नेचर है, पानी ऑक्सीजन वहां रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन को ये बाइंड करके रखता है कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए नहीं, एक फ्री एनवायरनमेंट देना जिससे कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर सके? दोज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एंजाइम बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो दैट्स द केमिस्ट्री, फिर वो तो अपने आप में एक टॉपिक है। मैं तो यहां अपने टॉपिक में हीमोग्लोबिन एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल पिगमेंट की तरह नाम आया, imparting that universal nature of transportation among all vertebrates। जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हुए पूरे एनिमल किंगडम में हीमो इराइथ्रिन, हीमोसायनिन, क्लोरोक्विनिन, हीमोग्लोबिन, सबका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि फिर वही बात है, before discussing human body with its respiratory aspects and efficiency, why not to compare about all other open and closed circulatory system? किनका सिस्टम रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा? टैक्सोनॉमिक टच टू द टॉपिक, वो हो जाने के बाद वहां पर हीमोग्लोबिन का रोल अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने एक प्रीलिमिनरी टच दे दिया, क्योंकि आरबीसी एज अ पार्ट ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चरली, histologically, but functionally it play role for whom? For whom? Respiration, respiratory system। तो फिलहाल आपके सामने हीमोग्लोबिन का यही नेचर है, लेकिन लेग हीमोग्लोबिन कैसा है? क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये तो ऑक्सीजन रिजर्वायर का काम करता है। किसका काम करता है? स्पेशली फाउंड इन रेड मसल्स। रेड, ये तो सारे आरबीसी के अंदर मिलेंगे, लेकिन मायोग्लोबिन कहां मिलेंगे? स्ट्रेटेड मसल्स। किसमें? जिसमें डेंसिटी कहां ज्यादा होगा? रेड में। व्हाइट में होगा लेकिन बहुत ही कम, देयर बाय नॉट इंपार्टिंग रेडनेस। होता है मायोग्लोबिन उसमें भी, इतना रिड्यूस्ड कि कोई व्हाइटिश इफेक्ट आता है, कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस, इसलिए जल्दी से फटीग हो जाते हैं। जबकि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाइट मसल्स गेट क्विकली फटीग, जबकि रेड मसल्स फटीग स्लोली। फटीग होगा लेकिन स्लोली। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डिस्पोजल डेज, ये बताने के बाद टाइप्स ऑफ एनीमिया बताकर ये एक्चुअली खत्म होता। तो वी विल कंटिन्यू दैट नेक्स्ट 15 मिनट डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास टेक्सोना पढ़ा के मैं कंटिन्यू करूंगा। आई विल कंप्लीट ब्लड ग्रुप एंड कोआगुलेशन अगले क्लास तक। फिर मंडे को पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी, क्या पढ़ेंगे? और अगले वीक पूरा कार्डियक साइकिल तक पहुंच जाएंगे 2 क्लास में। सबको आ रहा है समझ में? कार्डियक साइकिल तक पहुंच गए मतलब फिर ईसीजी डिसऑर्डर्स चैप्टर खत्म। देखा जाए तो एनसीईआरटी 11 चैप्टर खत्म, लेकिन आई विल कंटिन्यू विथ इम्यूनिटी, विथ मतलब पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक। किसी को कोई डाउट? सबको आ रहा है समझ में? क्लियर? थैंक यू।